अगर हमें पुलिस अरेस्ट करती है तो हमारे क्या राइट्स होते हैं। सेक्शन 41C हमें ये बताता है इतनी ब्रुटैलिटी क्यों, फिनिक्स और जयराम कस्टोडियल डेथ में क्या गलत हुआ है, हमारा सिस्टम ऐसे क्या मेजर्स ले सकता है जिससे कस्टोडियल डेथ्स मिनिमाइज हों। कंप्लीट राइट होता है कि वो अपनी चॉइस का लॉयर चूज कर सकता है। क्या डिफरेंस है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में। क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अराउंड 1747 people were killed from the year 2001 to 2018. According to an independent study, around 5 people are killed daily in police custody. Hey guys, welcome back to yet another video of Legal Talk with ROE. और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं the recent case that has happened in the state of Tamil Nadu in which a father and his son were brutally killed by the police officials in police custody. साथ ही में जानेंगे कि क्या डिफरेंस है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो क्या है हमारे राइट्स। हम ये भी जानेंगे कि फिनिक्स और जयराम कस्टोडियल डेथ में क्या गलत हुआ है, और लास्टली हमारा सिस्टम ऐसे क्या मेजर्स ले सकता है जिससे कस्टोडियल डेथ्स मिनिमाइज हों। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में पुलिस सस्पेक्ट को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आती है और उसे लॉकअप में डाल देती है। इस पूरे प्रोसेस को पुलिस कस्टडी कहा जाता है। अब एक बार कोई इंसान पुलिस कस्टडी में आ गया तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो विद इन 24 आवर्स उस सस्पेक्ट को मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करे। मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करने के टाइम पे मजिस्ट्रेट के सामने 4 पॉसिबिलिटी आती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये होती है कि जो सस्पेक्ट है वो जुवेनाइल है क्या। अगर वो जुवेनाइल है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया जाएगा। वेयरएज अगर उस सस्पेक्ट ने ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं किया है तो उस सस्पेक्ट को जो मजिस्ट्रेट होता है वो उसको बेल ग्रांट कर सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी बताती है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको पुलिस कस्टडी में वापस भेज सकती है फॉर 15 डेज। फोर्थ पॉसिबिलिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये होती है कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है जेल में, जिसमें फिजिकल कंट्रोल पुलिस का होता है लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है। आइए जानते हैं अगर हमें पुलिस अरेस्ट करती है तो हमारे क्या राइट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि अगर हमें कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो उसे एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि वो हमें अरेस्ट क्यों कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज जो हमें ये बताता है कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि हम अपने लिए कोई भी लॉयर अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2009 में एक अमेंडमेंट पास किया गया था जो हमें ये बताता है कि अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है तो उसके राइट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 41A के बारे में। सेक्शन 41A हमें ये बताता है कि अगर हमें कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करना चाहता है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि उसके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि हमने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। उसके बाद भी वो हमें अरेस्ट नहीं करेगा। अरेस्ट करने से पहले वो हमें एक नोटिस देगा और अगर हम उस नोटिस को कंप्लाई करते हैं तो हमारा अरेस्ट नहीं होगा। सेक्शन 41B हमें ये बताता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर हमारा अरेस्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन वो हमें देगा, उसकी डेजिग्नेशन वो हमें देगा और वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में वो सारी डिटेल्स देगा, जो भी प्लेस ऑफ अरेस्ट है, जो भी नाम है, जो भी अरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मेंशन की जाएंगी। उसके बाद हमारे विटनेस का सिग्नेचर लिया जाएगा। विटनेस में कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, लेकिन अगर हमारा फैमिली मेम्बर प्रेजेंट नहीं है तो लोकेलिटी में कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन का सिग्नेचर लिया जाएगा। उसके बाद वो एक काउंटर साइन करेगा और वो काउंटर साइन करने के बाद वो मेमोरेंडम हमारे विटनेस को दे दिया जाएगा। सेक्शन 41C हमें ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम में एक नोटिस लगाया जाएगा जिसमें अरेस्टेड पर्सन का नाम डाला जाएगा और जो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है उसका नाम डाला जाएगा। सेक्शन 41D जैसे कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज बताया था, सेम वही चीज़ है कि जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसका ये कंप्लीट राइट होता है कि वो अपनी चॉइस का लॉयर चूज कर सकता है।
सेक्शन 54 हमें बताता है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर इन एवरी 48 आवर्स। अगर मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसीजर करेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेक्शन 55 का पार्ट ए हमें बताता है जिसकी कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी देखना। ऑल्दो द मैटर इज सब जुडिस, लेकिन कुछ फैक्ट सामने आए हैं जो हमें ये बताते हैं कि फीनिक्स और जयराम केस में बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। जैसे कि हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 41B में पढ़ा था कि किसी भी विटनेस को मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन इस केस में मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी नहीं दिया गया, ना ही उस विटनेस का सिग्नेचर लिया गया था। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि पुलिस ने फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली थी एफआईआर के अंदर। पुलिस ये क्लेम करती है कि जो जयराम है और फीनिक्स है उनको सेम टाइम पे अरेस्ट किया गया था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज सरफेस हुई है जिसमें साफ दिखता है कि जयराम को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका था, लेकिन फीनिक्स को बाद में अरेस्ट किया था और फीनिक्स ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई थी। इसका मतलब है कि दोनों को अलग अलग टाइम में अरेस्ट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 54 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बताया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन इन एवरी 48 आवर्स होना ज़रूरी है, लेकिन इस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 रेफर करता है लैंडमार्क केस दैट इज द DK बासु केस, जिसमें कि कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं और जो गाइडलाइंस कंसिडर करती हैं पुलिस कस्टडी एज वेल एज जुडिशियल कस्टडी को। लेकिन यहाँ पे पुलिस ये क्लेम कर रही है कि पुलिस कस्टडी में DK बासु की गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं होती, वेरास ये जुडिशियल कस्टडी का केस ऑलरेडी बन चुका था क्योंकि यहाँ पे दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा चुका था। आइए जानते हैं क्या वो मेजर्स हैं जिससे हम कस्टोडियल डेथ्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट। सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेंशन दोनों के डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन अगर ये दोनों डिपार्टमेंट अलग कर दिए जाएं तो इनका फंक्शन अलग हो जाएगा और इस फंक्शन के अलग होने की वजह से एक चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म बनेगा। पॉइंट नंबर 2 है गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑन एन एवरेज एक पुलिस पर्सनल 16 आवर्स की ड्यूटी करता है जो कि उसको मेंटल और फिजिकल फटीग देता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोल्यूशंस फॉलो करने चाहिए, जैसे कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन करना चाहिए और वर्किंग आवर्स में रिडक्शन करना चाहिए। 113 लॉ कमीशन ने सजेशन दिया है कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114B में ये अमेंडमेंट डालना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्ट अगर किसी पुलिस ऑफिशियल की कस्टडी में है तो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी सेफ्टी देखना। अगर उस कस्टडी में उस सस्पेक्ट को कुछ हो जाता है तो जो ऑफिशियल होगा वो उसके लिए कंप्लीटली लायबल होगा और उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। सरप्राइज चेक्स होने चाहिए पुलिस स्टेशन में, पुलिस लॉकअप्स में एंड जेल्स में बाय द मेंबर ऑफ द जुडिशरी, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स एंड बाय द मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रैटिफाई करना चाहिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को। DK बासु केस गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए हर स्टेप ऑफ डिटेंशन एंड अरेस्ट में। Hey guys, so it's a wrap up to this video, and first of all I would like to thank you all for such a great response on my first video, and अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो प्लीज़ इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।